गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं राघवेंद्र और हम फिर से मिल रहे हैं हमारे 100 मार्क्स सीरीज में, जो कि ज्योग्राफी के ऊपर है। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। एक और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि एग्रीकल्चर इन इंडिया है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम देखेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके हर बार एग्जाम से पूछे जाएंगे। और हम भी आज डिस्कस करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए। देखिए, आप लोग चैप्टर्स की बात करें तो कुछ चैप्टर जैसे क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, वो सब तो हो ही चुका है। अब ये एक और चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं क्या, एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, अभी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसको हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर था वो। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, फिर शॉर्ट व फिर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और आप ये मान के रखिए कि अगर आपने चैप्टर की एक बार रीडिंग कर रखी होगी और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो मैं ये गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि भाई आपके जो एग्जाम में प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसी के आसपास होंगे या फिर डिट्टो वही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये एकदम आंख बंद करके आप एक तरीके से बिलीव कर लिए कि आप हम पे बिलीव रखिए कि देखिए, आपने एक बार चैप्टर की रीडिंग की हो, हमारे क्वेश्चन रिवाइज किए हो, तो उससे क्या होगा कि हम आपको गारंटी देते कि आप 100 मार्क्स की क्या हो जाएंगे और पास आ रहे होंगे। क्यों? हमारा हमारा मोटिव क्या है? आपको 100 मार्क्स दिलाना। किसमें? हर हर सब्जेक्ट में। तो ज्योग्राफी की बात करें तो आज एक जो चैप्टर है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब देखिए, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखें तो हम बोलते हैं ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी जो है शुरुआत से क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना। अगर आप देखेंगे कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, आप जब भी जाओगे गांव या रूरल एरियाज में जाओगे या टोटल पॉपुलेशन की बात करोगे तो 50% पॉपुलेशन के आसपास जो पॉपुलेशन है हमारी, वो अभी भी क्या कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से क्या है, इंडिया में एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि भाई अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपको चीजें कैसे मिलेंगी, खाने पीने की चीजें कैसे मिलेंगी, और बिना खाना पीना कैसे चल पाएगा भाई? कब तक आपका मोमोज चलेगा? और मोमोज भी आपको पता है किससे बनता है, उसके जो भी चीजें यूज होती है वो एग्रीकल्चर से ही आएंगी। या बर्गर जो भी आप खा रहे हो तो सब कहाँ से आ रहा है, सब एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो आप एक ये कह सकते हो बिना एग्रीकल्चर का क्या होगा, आप रह ही नहीं सकते हो। वाटर के बाद आपका फूड इंपॉर्टेंट है, और फूड कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर, राइट। सिंथेटिक कितना खाएंगे आप? तो एग्रीकल्चर क्या है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एग्रीकल्चर आपके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको पता है ना कि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और कोई ऐसा देश है जिसको बहुत जरूरत है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने कभी न्यूज पढ़ा होगा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जब लास्ट ईयर जब क्राइसिस आई थी तो क्या हुआ था, इंडिया ने खूब सारा क्या भिजवाया था, वीट भिजवाया था। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास एग्रीकल्चर में हम अगले साल और प्रोडक्शन कर लेंगे। बट अगर हमारे पास कुछ बचा हुआ है तो हम उसका यूज कर सकते हैं और इंडिया की इमेज, गुडविल बढ़ा सकते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर आपका इस तरह भी काम आता है। तो आप ये मत सोचो कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि भाई ये हल्का सा चैप्टर है और हम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर अगर मान लीजिए हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, क्लाइमेट क्लाइमेट एग्रीकल्चर पूरी तरीके से किसके ऊपर अफेक्टेड है, क्लाइमेट के ऊपर भाई। इसलिए मैं कह रहा था ना कि भाई हमारे जो सारे चैप्टर्स है ज्योग्राफी के वो एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि आपके कि जो मॉनसून है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। नहीं देखा तो आप जाके देखिए उस वीडियो को। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और जहां पे वो पहले एंटर करेगा इंडिया में तो वहां पे बहुत बारिश होगी, तो वहां का एग्रीकल्चर कैसा होगा, ऐसा होगा जहां पे जिसको बहुत पानी चाहिए होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता रहेगा बादल, उसका टंकी खाली होती रहेगी और क्या उसकी वाटर कैपेसिटी कम हो जाएगी और आगे चल के देखोगे पानी वहां पे कम गिराएगा आगे। तो आगे जहां पे पानी कम गिराएगा वहां का एग्रीकल्चर कैसा होगा, वहां वो एग्रीकल्चर होगा जिसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होगा। जैसे आपके क्या होते हैं, आपके पल्सेस, दाल दाल जो होती है उसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, और जितने भी ड्राई एरिया में एग्रीकल्चर हो सकता है वो वहां होगा, जैसे ज्वार बाजरा ये जो भी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट अफेक्ट करता है क्या, आपके एग्रीकल्चर को, है ना। तो पहला चैप्टर लिंक हो गया किससे, इससे। फिर हमने वाटर रिसोर्स पढ़ा था, है ना, वाटर रिसोर्स एक चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो वाटर रिसोर्स में क्या, रिवर्स, उसमें कैनाल पढ़ा था। तो देखिए, तो उससे क्या पता चल रहा है कि जहां जहां वाटर रिसोर्स है, जहां जहां कैनाल इरिगेशन हो जाएगा वहां की एग्रीकल्चर अलग होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना कि सारे चैप्टर्स क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया दूसरा चैप्टर छोड़ दिया, सब सब पढ़िए क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है।
एक पढ़ेंगे दूसरा अपने आप आएगा, तीसरा अपने आप समझ आ जाएगा, और जब सारे समझ आ जाएंगे तो आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा, यही तो चाहिए 100, राइट? 100 ही तो चाहिए ना। तो जब आपको ये 100 चाहिए तो आपको 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, आपको सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि वेरी शॉर्ट से शुरू होंगे फिर लॉन्ग तक जाएंगे, राइट? अब हम आपको भी पता है, अगर आप देख रहे हो रेगुलरली तो आपको पता है कि पहला क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये रहे कि आपको पता है कि नहीं। तो देखिए वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एग्रीकल्चर? ठीक है, एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो? एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ मैन टू मैनेज हिज एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स एंड रियर लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर में देखिए, याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर का मेन काम क्या है, आपके लिए फूड प्रोवाइड करना है ना। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स भी ग्रो होंगी, प्लस आप लाइव स्टॉक जानवरों को भी तो रखते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्टॉक को भी एग्रीकल्चर के पार्ट में रखते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, डेयरी फार्मिंग करते हो, है ना। ये सब किसमें इंक्लूड, मीट फार्मिंग करते हो, ये सब, इस सबको भी हम एग्रीकल्चर में ले आते हैं। ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज टेरेस्ड फार्मिंग? आप लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने टेरेस फार्मिंग की बात की थी, है ना। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन हिली एरियाज। In this type of farming, terraces are made along the hill slopes to get leveled land for a growing crop. इसमें क्या साफ साफ पता चल रहा है, टेरेस्ड फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जो टेरेस पे हो। टेरेस मतलब छत। अब आप अपनी छत पे तो करोगे नहीं, है ना, तो कहाँ, कौन सी छत, जैसे ये कोई एक माउंटेन है ना, माउंटेन के यहाँ इस एरिया में क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग कर देंगे। एक एरिया को क्या कर देंगे, लेवल कर देंगे। माउंटेन क्या, कोई भी आइलैंड, हाईलैंड एरिया है जो थोड़ा हिली एरिया, थोड़ा ऊपर है, हाइट में है, वहां की लैंड को क्या करेंगे कि उसको हम टेरेस के फॉर्म में, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके कई सारे आप देखोगे फार्मिंग होती है, तो उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। आप माउंट हिली एरियाज में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, थोड़ी ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है ना। तो ये टेरेस फार्मिंग होती है, और यहाँ पे क्या होती है, वेजिटेशन होती है अलग अलग, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो आप टेरेस पे करोगे, मतलब कि एक हाइट पे करोगे, ठीक, और ये हिली एरियाज में होती है, समझ गए। अब व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन, अब देखिए रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है। रेवोल्यूशन मतलब सिंपल चेंज क्या है, ऐसी चीज जो पुरानी चीज को क्या कर रही है, चेंज कर रही है ना। मान लो कोई चीज, पहले एग्रीकल्चर कैसा होता था, पहले एग्रीकल्चर होता था कि भाई हाथों से आप गड्ढा वो खेत जोत रहे हो, है ना। अब क्या हो गया, नई मशीन्स आ रही, तो क्या हो गया, पुरानी चीज को फिर से चेंज कर, रिवॉल्व कर रहे हो, व्हाट द रिवॉल्यूशन। एकदम जो भी चीजें चल रही हैं एकदम नॉर्मली जो अभी तक चलती आ रही हैं, अगर आप उसको चेंज कर दो तो उसको रेवोल्यूशन बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इज अ न्यू स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। इसमें क्या हो रहा, हम लोग ने मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, है ना। मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी, नए सीड्स जिसको बोलते हैं HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, ये एक सीड्स आए थे HYV सीड्स। ठीक, HYV सीड्स ने क्या किया, इंडिया में इस ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया का जो प्रोडक्शन वो इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि आज के टाइम पे इंडिया के पास इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि हम अब दान मतलब देने लगे हैं लोगों को, जिसको जरूरत पड़ जाए हम उनको अपना व्हीट और राइस दे देते हैं कि जाइए ले जाइए। ठीक है, तो ये हाल हो गया किसकी वजह से, इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से और HYV सीड्स की वजह से। और अगर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें, मॉडर्न टेक्निक्स में क्या आया था, मॉडर्न टेक्निक्स में आया था आपका HYV सीड्स। ठीक है, नए फर्टिलाइजर्स। तो अगर मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, HYV सीड्स। ठीक, HYV सीड्स हो गया। फिर फर्टिलाइजर्स, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इरिगेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने पानी नहीं दिया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इरिगेशन। तो याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का इसलिए फायदा उन्हीं एरियाज में सबसे ज्यादा हुआ जहां पे आपका पहली चीज क्या, इरिगेशन बहुत ज्यादा हो रहा, जैसे पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इन एरियाज में आपको पता है रिवर्स के थ्रू और कैनाल्स के थ्रू बहुत पानी जाता है, राइट। तो इस इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से क्या हुआ, HYV सीड्स का इस्तेमाल यही हुआ, वो ज्यादा पैदावार किया
और क्या हुआ, इसीलिए हरियाणा पंजाब के किसानों को देखोगे तो, और वेस्टर्न यूपी के किसानों को देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया के किसानों से वेल ऑफ है, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा है। रीजन क्या है, क्योंकि वो एरिया क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड एग्रीकल्चर इज मोर कॉमन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कॉमन है, तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, ये वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपने अपने लिए सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हो, मतलब आपके पास खेती है, आपने उसमें कुछ उगाया और आपने अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया, उसको बोलते हैं क्या, सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है, ज्यादा यूज होती है ना। अब आता है डिफाइन द टर्म लाइक ड्राई क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स। अब ड्राई क्रॉप्स नाम से पता चल रहा है क्या, ऐसी क्रॉप्स जो ऐसे एरिया में हो जहां पे ड्राई ड्राई एटमॉस्फेयर हो या ड्राई सॉइल हो या एरिया ही पूरा ड्राई हो, जैसे डेजर्ट की बात करें तो क्या लिखा है, ड्राउट रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो ड्राउट रेजिस्टेंट है, which can survive in the region with a less rainfall and poorer soil is called dry crop, for example millets। आजकल हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत बोलते हैं मिलेट्स का टाइम आ गया है। ठीक है, तो मिलेट्स का यूज क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मिलेट्स जो होती हैं ये ड्राई क्रॉप है। ड्राई क्रॉप मतलब उन एरियाज में जहां पे बारिश भी ज्यादा नहीं हो रही होगी, ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं होगी, ये वहां पे भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, खासियत है ड्राई क्रॉप्स की, समझ गए। अब आता है फाइबर क्रॉप्स। हर वो क्रॉप जिस वो जो एक फाइबर करेगा, विच इज फॉर टेक्सटाइल इज नोन एज फाइबर क्रॉप। ठीक है, हर वो क्रॉप जिसमें से आपको फाइबर निकले, रेसा टाइप का निकले, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी फाइबर क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल जूट, कॉटन। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फाइबर क्रॉप है। समझ गए आप लोग, फाइबर क्रॉप क्या होती है, ऐसी क्रॉप जिसमें से जो पर्टिकुलर पार्ट निकले या उसका फ्लैश निकले या जो भी है फाइबर टाइप का निकले, एकदम रेशेदार हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, फाइबर क्रॉप्स। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड फॉलोइंग टर्म्स, ये तो बहुत इजी है। थ्रेशिंग, आप लोग जानते हो थ्रेशिंग कहाँ होती है, गांव में थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, वो जिसमें क्या होती है, आप पूरा पेड़ डालते हो और उसमें से सिर्फ दाना निकल आता है, तो वही थ्रेशिंग होता है। रिमूविंग ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, जैसे ये एक पेड़ है, इसमें खूब सारे ये क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे गेहूं लगे हुए हैं, गेहूं के दाने। ठीक है, तो इनको किसके थ्रू निकालोगे, जिस प्रोसेस के थ्रू इसमें से निकालोगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशिंग बोलते हैं। अब आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर नाम से तो चल रहा, मोनो मतलब क्या होता है, एक, है ना, मोनो मतलब क्या होता है, वन। तो सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ऑल अराउंड द ईयर, मतलब एक ऐसी क्रॉप जो आप क्या कर रहे हो, हर साल लगा रहे हो, और जब एक बार लगाते हो उसके बाद क्या करते हो, अगले साल भी वही क्रॉप लगाओगे और उसको काटने के बाद फिर वही क्रॉप लगाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। बट मोनोकल्चर का एक नुकसान है, मोनोकल्चर क्या है, एक ही क्रॉप अगर बार बार आप लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक ही क्रॉप आप बार बार लगाओगे तो उस पूरे एरिया का फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म, राइट। तो मोनोकल्चर आप कह सकते हो कि क्या है, सिंगल क्रॉप आप लगा रहे हो बट उससे आपका नुकसान बहुत ज्यादा है। क्यों, मान लीजिए एक ऐसा, आपने एक ऐसा क्रॉप लगाया जो एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल सॉइल से लेता है, मान लीजिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन ले लेता है सारी, या मान लीजिए जिंक ले लेता है सारी, तो आप क्या करोगे, जब आप लगातार 3-4 सालों तक लगाओगे तो उस पूरी सॉइल में जिंक की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चल के क्या होगा, जो क्रॉप आप लगा रहे हो वो क्रॉप भी नहीं लगा पाओगे, फिर आपके लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है मोनोकल्चर की, समझ गए। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय झूमिंग, नाम से चला झूम। झूमिंग क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इन विच अ पैच ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर्ड एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट आफ्टर 2 or 3 years, द कल्टिवेटर्स मूव ऑन द अदर पैच, दिस वे अ लार्ज फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए झूमिंग में क्या होता है, एक प्रिमिटिव तरीका है अपने आप के लिए एग्रीकल्चर करने का, राइट। प्रिमिटिव तरीका मतलब ओल्ड एज तरीका, राइट, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर एरिया का, पहले तो आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका, ये आपका पूरा एरिया जंगल है, ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस एरिया को आप क्या करोगे, पहले तो आप पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दोगे। डिफॉरेस्टेशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप लगाओगे अपना जो भी आपको लगाना, मान लीजिए आपने वीट लगाया, वीट लगाया 3-4 साल वीट लगाया, ठीक है। उसके बाद देखा कि इस एरिया में अब वीट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। आपने क्या किया, इस लैंड को यहाँ छोड़ दिया, अब दूसरी जगह गए, दूसरी जगह यहाँ पे जाके अपने वापस से जंगल क्लियर किया और यहाँ पे वीट लगाया और इस एरिया को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, आप बहुत सारा जंगल काट रहे हो, है ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। तो झूमिंग एक पुराना तरीका है जो आज भी क्या होता है, कुछ ट्राइबल्स करते हैं या कुछ स्टेट्स में भी फॉलो होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वेयर इज झूमिंग प्रैक्टिस। झूमिंग इज प्रैक्टिस इन द बैकवर्ड फॉरेस्टेड एरिया ऑफ असम वेयर द रेनफॉल इज अबेंडेंट। ऐसा एरिया जहां पे रेनफॉल बहुत अबेंडेंट है, और ये कहां पे होता है, असम के बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं ना, ट्राइबल एरियाज जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, ये झूमिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। चलिए, What are the disadvantage of zooming? अगला क्वेश्चन, इट इज अ हेल्थ हैजार्ड एंड यील्ड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप। इससे क्या होगा, आपका जो क्रॉप का यील्ड है सॉरी, आपके क्रॉप की जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम होगी। यील्ड मतलब क्या होता है, पर हेक्टेयर में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यील्ड बोलते हैं, समझ गए। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल क्रॉप। अच्छा, कमर्शियल मतलब क्या होता है, कमर्शियल मतलब साफ साफ पता चल रहा है, कॉमर्स 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 तो पता है ना, कॉमर्स मतलब क्या, कुछ ऐसा होगा जो मनी से रिलेटेड होगा, राइट, या रेवेन्यू से रिलेटेड होगा। तो व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप वो क्रॉप होंगे विद विच आर ग्रोन, मतलब जिनको उगाया जाता है विद अ व्यू टू अर्न रेवेन्यूज और इनकम either by exporting or sales within the country itself. Example, sugarcane, cotton, oil seeds, tea, coffee, spices. मतलब हर वो आपका क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या क्रॉप जो कि उगाया जाता है इन अ व्यू टू अर्न रेवेन्यू, जिसमें आप रेवेन्यू अर्न करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसको बेच के आपको पैसा मिल रहा हो वो क्या होगा, वो होगा आपका कमर्शियल क्रॉप। जैसे शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, टी, स्पाइसेस, ये सब क्या है, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। इनके थ्रू आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, राइट। हाउ कैन कमर्शियल क्रॉप्स बी क्लासिफाइड, कमर्शियल क्रॉप्स क्लासिफाई की जा सकती हैं फाइबर क्रॉप्स में, ठीक है, बेवरेज क्रॉप्स में, ऑयल सीड क्रॉप्स में, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फाइबर क्रॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फाइबर क्रॉप्स वो होती हैं, वो क्रॉप जिसमें क्या हो, फाइबर का इस्तेमाल हो या फाइबर निकल रहा हो, ठीक है। तो कौन से क्रॉप्स होंगी वो फाइबर क्रॉप्स, कॉटन है, जूट, राइट। अगर बेवरेज की क्रॉप की बात करें, बेवरेज वो होते हैं ना, हॉट बेवरेजेस जिसको बोलते हैं, टी, कॉफी, तो वही तो होगा बेवरेज क्रॉप। तो टी एंड कॉफी। कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर एनी बेवरेज क्रॉप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी या कॉफी का क्लाइमेटिक कंडीशन बताना पड़ेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे टी और कॉफी का क्लाइमेटिक कंडीशन बताइए, तो वो पूछ सकते हैं क्या कि किसी बेवरेज क्रॉप का क्लाइमेटिक कंडीशन बताइए, राइट। तो अब आता ऑयल सीड क्रॉप, साफ साफ पता चल रहा है वो सीड जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनको ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आपका ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया ना, जिसको आप बोलते हैं कच्ची घानी, राइट। अब आता है व्हाट डज HYV स्टैंड्स फॉर, ये अब आ रहा है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, राइट। ये कौन सी सीड होंगे जो कि कब आए थे, कब आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आए थे। तो ये HYV सीड्स होंगे। विच सीरियल इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड सीरियल इन द वर्ल्ड। कौन सा सीरियल है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट है, तो वो हमारे चावल भाई साहब है, राइस। राइस इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट ग्रोन या कल्टिवेटेड सीरियल इन द वर्ल्ड। What are the two methods of cultivation of rice? Which one is known for its better yield? देखिए, राइस को लगाने के कई तरीके होते हैं, ड्रिलिंग हो गया, डिबलिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हो गया, और सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, ट्रांसप्लांटेशन इज नोन एज फॉर इट्स बेटर यील्ड। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का क्या होगा, एक पर्टिकुलर आप देखते होंगे ना, वो पर्टिकुलर एरिया में पहले खूब सारे क्या होंगे, राइस को लगा दिया जाएगा, फिर एक बड़े क्रॉप, बड़े फील्ड में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उठा उठा के लगाते हैं, एक एक करके, एक एक करके। तो वो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ
राइस, राइट। और ये सबसे ज्यादा बेटर ईल्ड देता है। क्यों? अब देखते हो ना वो मूवीज में, वो झुक के वो पूरा वो ऐसे बना के एक एक करके लगाते हैं ऐसे करके, है ना, मूवीज में भी। तो वो भी एक तरीका है क्या, राइस लगाने का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। तो और कौन से मेथड्स हैं, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग नाम से पता चला ब्रॉडकास्ट है, ऐसे फैला दिया आपने, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए। फिर आता है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए, देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट में इंडिया क्या, वो तो फर्स्ट लार्जेस्ट भी हो ही गई है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, पहले क्या था, पहले इंडिया सेकंड पे था, अब इंडिया फर्स्ट पे। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ राइस, नहीं प्रोड्यूसिंग की बात करें, एक्सपोर्ट में हम सबसे आगे हैं, प्रोड्यूसिंग में भी आप क्या कर सकते हो, इंडिया ही बोल सकते हो। अब विच इज द आइडियल सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। कौन सी सॉइल है जो राइस के लिए सबसे ज्यादा आइडियल है, जिसमें आपका राइस अच्छा उगेगा, जो कि क्या है, एलुवियल, friable loamy with a clay-like impervious subsoil is ideal for the cultivation of rice। alluvial soil हम लोग ने पढ़ा था कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न प्लेन में होता है या इंडो गैंगेटिक प्लेन में होता है, पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था शायद, वाटर रिसोर्स में, राइट। तो क्या होता है, एलुवियल में होता है, और वो सॉइल जो थोड़ी क्या हो, लोमी टाइप की हो, लोमी और उसमें क्ले मिला हो, ठीक। तो उस सॉइल पे आपका राइस क्या होगा, बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, समझ गए। What do you mean by ब्रॉडकास्टिंग, जिसको अभी आपने पढ़ा था किसमें, राइस में, राइट। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग इज स्कैटरिंग ऑफ सीड इन द फील्ड, inferior variety of rice is grown in its way and yield per hectare is very low। साफ साफ चल रहा है ना, तुमने क्या बोला था, ब्रॉडकास्टिंग वाला क्या होता है, अब क्या करते हो, स्कैटर कर देते हो, ऐसे करके डाल देते हो, उसमें क्या होता है, यील्ड बहुत कम होगा भाई, यील्ड पर हेक्टेयर क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। चले, अब व्हाट इज डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में क्या होगा, एक सीड्स आर ड्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इन द फरोज मेड बाय प्लव। ठीक, फरोज मेड बाय प्लव क्या होगा कि आपका जो, आपने जब खेत 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 में क्या किया, ऐसे नालीज बना दी, तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम पे ही क्या होगा, आपके सीड्स गिरेंगे, इसको बोलते हैं डिबलिंग। ठीक है, जो एक रेगुलर इंटरवल पे गिरते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक अभी गिरा, फिर उसको क्या करेगा, 10-20 सेंटीमीटर बाद फिर गिर जाएगा, 10 सेंटीमीटर बाद फिर गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिपलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड क्या होता है, ड्रिलिंग साथ साथ चलो ड्रिल कर रहे हो, तो सीड्स आर ड्रॉप्ड इन द फरोज थ्रू अ बैम्बू शाफ्ट अटैच्ड टू अ प्लाव। ठीक है, प्लाव में क्या होगा, एक बैम्बू शाफ्ट का बैम्बू बैम्बू यूज हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि ऊपर से सीड्स डाली जाएंगी, और जैसे जैसे प्लाव चलता रहेगा और वो सीड्स गिरती रहेंगी, तो इसको बोलते हैं क्या, ड्रिलिंग मेथड। What does the method of transplantation gives? Why does the method of transplantation gives a better yield? What is, which one is the better yield? आपको पता है, better yield due to efforts of plentiful human labor। इसमें क्या होगा, आपको बताया था ना कि इसमें क्या होगा, पहले आप एक छोटे से एरिया में खूब सारे राइस के पेड़ लगाओगे, जिसमें छोटे छोटे हो जाएंगे, जब पौधे हो जाएंगे फिर उसको उठा उठा के आप क्या करोगे, एक बड़ी फील्ड में जहां पे आपको पूरा ग्रोथ करवाना है वहां पे आप लगा दोगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब ये क्यों इतना इफेक्टिव है, क्योंकि भाई इसमें एक तो बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत ह्यूमन लेबर लगेगा, है ना, ह्यूमन लेबर लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, प्लस एक एक प्लांट आप अपने हाथों से लगा रहे हो, तो आपको पता है कि ये क्या, इसको ग्रो करना चाहिए, राइट, तो ये ग्रो होगा, तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं, इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन क्या करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नाउ व्हिच मेथड ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया इज बीइंग पॉपुलराइज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। इंडिया में कौन सा मेथड है जिसको कहा जाता है कि आप उसको अपनाइए तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है राइस की और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्ल्ड में आप देखेंगे राइस जो है जापान में भी आपने देखा होगा, कार्टून में भी देखा होगा, सुशी खाते हैं वो लोग, ठीक है, तो क्या वो राइस से होता है, उसमें भी राइस राइस बॉल्स वो लोग खाते बना बना के तो वो लोग राइस खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जापानीज मेथड का इस्तेमाल करें। तो जापानीज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन इज बीइंग पॉपुलराइज्ड इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। इंडिया में क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप जापानीज मेथड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये इसको हम अभी पूरा पूरा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये छोटी हो वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप बताइएगा, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक वन शॉट वीडियो ले आएंगे पूरे लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आप लोगों के। ठीक है, अभी इसको इसलिए ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि आप क्या क्या हो कि ये भी बहुत लंबा हो जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस देखिए आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, और आपके बुक में है तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो वो इसलिए किया गया है।
ठीक है, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करिएगा, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक नया वीडियो लेक्चर ले आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे सारे जो कॉन्सेप्ट जो छूट रहे हैं, जो आप लोगों को लग रहा है नहीं आएगा, आप बताइएगा, तो हम क्या करेंगे उसको आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आपको हमारे आप आईसीएससी कनेक्ट में मिल ही जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, तो मेंशन टू कैटेगरीज इन विच द राइस क्रॉप्स इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड। इंडिया में क्या है, दो टाइप की क्रॉप्स होंगी जिनको बोलेंगे अपलैंड राइस एंड लोलैंड राइस। ठीक है, ये भी एक दो टाइप की राइस है जिसको हमने डिवाइड कर दिया अपने राइस कल्टीवेशन को, अपलैंड राइस एंड लोलैंड राइस। नाम से तो चल रहा अपलैंड जो ऊपरी हाइट, लोलैंड जो नीची हाइट। ठीक है, इसमें राइस को क्या करेंगे आप क्रॉप्स को लगाएंगे तो अब ये अपलैंड और लोलैंड क्रॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और रही बात क्या कहते हैं, व्हिच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल क्या करता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो थी क्या कहते हैं वो एंट्री वेस्ट बंगाल और असम के आसपास करती है, इसलिए वहां पे क्या होता है बहुत बारिश होती है। तो जहां पे बहुत बारिश होगी तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, राइस कल्टीवेशन कर सकते हो, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, बहुत पानी चाहिए, है ना। याद है ना हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर में, सॉरी वो क्लाइमेट चैप्टर में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एक और रिवर, क्योंकि एक और पॉइंट है क्या, वहां पे वाटर वाटर सप्लाई भी अच्छी है, कहाँ पे, गंगा रिवर से आती है ना हुगली रिवर, तो हुगली रिवर में पानी रहता है तो वहां से भी हो जाता है, बहुत सारे कैनाल्स भी हैं वहां पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, अबाउट 15% ऑफ द टोटल राइस ऑफ इंडिया। 15%, अगर 100 केजी इंडिया में हो रहा है, उसका 15 केजी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है, समझ गए। तो वेस्ट बंगाल क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वाई इज इंडिया नॉट एबल टू एक्सपोर्ट राइस। भाई इंडिया एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज राइस इज गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन द क्वांटिटी। देखिए पहली चीज क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको इसलिए नहीं एक्सपोर्ट करें, पहले इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। देखिए जब हमको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो भाई वो खाएगी तो बहुत, है ना, तो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे लिए हो जाता है, तो कुछ ही थोड़ा हिस्सा बचता है, जैसे बासमती राइस होता है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बट नॉर्मल राइस जो होता है वो हम ही कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, राइट। फिर आता है विच टाइप ऑफ सॉइल्स आर सुटेबल फॉर व्हीट कल्टीवेशन, कौन सी सॉइल होगी, तो ब्लैक सॉइल और क्ले लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड, ठीक है, जिसमें अच्छा मतलब कि आपका इरिगेशन हो, स्मॉल लाइन कंटेंट ऑफ फ्लैट लेवल लैंड, एरिया क्या हो एकदम फ्लैट हो और क्या हो वेल ड्रेन्ड हो, उसमें पानी अच्छा अच्छा मिल रहा हो पानी, और बहुत पानी नहीं चाहिए, जैसे आपको क्या, जैसे आपके राइस को चाहिए एकदम पानी ऐसे, जैसे अगर आपकी क्रॉप लगी हुई है, अगर आपकी राइस की क्रॉप लगी हुई है तो आपको पानी हमेशा कम से कम इतना तो मेंटेन ही रखना पड़ेगा। बट अगर आपकी वीट है तो आपको पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम में हम उसको पानी से भर दो, खराब हो जाएगी वो। ठीक है, मेंशन सम वेराइटीज ऑफ व्हीट। इंडिया में देखिए आपको एक ही वैरायटी का क्रॉप कभी नहीं मिलेगा, कई वैरायटीज ऑफ क्रॉप मिलेंगे। आप अगर देखो बैगन, तो अगर आप देखोगे कि ब्रिंजल, राइट, ब्रिंजल आप देखोगे तो आपको गोल साइज का भी मिलेगा, लंबा में भी मिलेगा, पतला भी मिलेगा, कलर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, या फिर आप बोलो क्या कहते हैं टोमेटोज, ठीक है, टमाटर, आपको बड़ा साइज भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा, बहुत छोटे छोटे भी मिलेंगे। तो ये क्या है, आपको कई वेराइटीज मिल सकती हैं, राइट। तो इंडिया में क्या है, वीट की भी कई वेराइटीज है, बहुत वेराइटीज। ठीक है, कुछ मतलब कि नेचुरली है, कुछ क्या है हाँ हम लोग ने बनाई है अपने लैब्स में। ठीक है, आईसीएआर हम लोग ने नाम सुना है कभी नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हेल्प करती है इसमें। ठीक है, तो क्या कुछ वेराइटीज हैं वीट की, इसको बोलते हैं राज 3077, WS66 एंड मंगला, ये तीन चार वेराइटीज, और भी वेराइटीज होंगी आपकी बुक्स में भी लिखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वेराइटीज है किसकी, वीट की। ठीक है, और भी बहुत वेराइटीज हैं, ललित वलित करके हैं, ललित एक अमरूद शायद गुआवा की है, ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं बट है, वो भी एक करके है। तो ये क्या है, ये सब वेराइटीज हैं। नाउ इज व्हीट अ रबी और खरीफ क्रॉप, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट ग्रोन। ठीक है, रबी, देखिए आपको पता है ना इंडिया में तीन टाइप की क्रॉप्स होती हैं, रबी, खरीफ एंड जैद, है ना। इन सबका अलग टाइम होता है, ठीक है, अलग टाइम होता है क्योंकि ये अलग अलग मौसम में होती है, राइट। तो ये भी आगे आएगा, अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम एक वीडियो लेक्चर जब लेके आएंगे वन शॉट तो उसमें पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अच्छे से पूरा डिफरेंशिएट करके राबी और खरीफ में। ये समझ लीजिए कि राबी वो क्रॉप होगी जो आपके विंटर्स में लगाई जाएगी, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, राबी वो क्रॉप होगी जो आपके विंटर्स में लगाई जाएगी, और या फिर आप देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट इज अ राबी क्रॉप, राइट, वीट इज अ राबी क्रॉप। एंड उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ अबाउट 31%, मतलब देख रहे हो 31% ऑफ
फीड जो पूरे इंडिया का है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, राइट। 31% मतलब अगर 100 केजीस होता है तो उसमें से 31 केजी कौन उगा रहा है? अकेला हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इसीलिए यूपी क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट पर हेक्टेयर? देखिए एवरेज यील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एवरेज यील्ड क्या होता है, हेक्टेयर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एवरेज यील्ड का मतलब क्या होता है? एवरेज यील्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर, अगर हम बात करें पूरे इंडिया की बात करें, अगर पूरे इंडिया में कितना एवरेज, एक तरीके से एवरेज क्या होता है हमको पता है, पहले सारा सम करो फिर उसको जितने अपॉन से जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दो। तो एवरेज देखा जाए तो पर हेक्टेयर में कितना वीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये बताता है कि वीट प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, कि आपकी यील्ड अच्छी है कि नहीं। पहली बात, इंडिया में क्या आपको पता है कि इंडिया में क्या आपको पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है या यील्ड है वो किस चीज से नापा जाता है? वो नापा जाता है कि पर हेक्टेयर उसकी कितनी यील्ड है, ठीक है। पहली बात ये जानिए, पर हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 1 हेक्टेयर का मतलब होता है, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्या होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है? ऐसा स्क्वायर जो 10, जिसकी सारी साइड्स कितनी है? 10,000 मीटर्स की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? यील्ड पर हेक्टेयर, राइट। अब बात करें कि वीट की यील्ड कितनी है इंडिया में, एवरेज बोला जाए तो 2,250 हेक्टेयर्स, सॉरी किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में मतलब एक 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडिया कितना लगाता है, कितना होता है वीट? एवरेज 2,250 केजीज, ठीक है। अगर हम बात करें एकदम रीसेंट की बात करें तो, अगर फैक्ट्स की बात करें तो देखिए ये आई थिंक ये थोड़ा सा पुराना है। वीट की बात करें तो वीट हमारे यहाँ क्या होता है, वीट हम सॉरी वीट हमारे यहाँ जो होता है वो 3 पॉइंट कुछ 3.5 थाउजेंड या 3,500 केजी थाउजेंड, सॉरी 3,500 केजीज जो है वो पर हेक्टेयर होता है। अगर हम बात करें कितना, 3,500 केजीज पर हेक्टेयर। और राइस की बात करें तो वो कितना होता है? राइस आपका 2 पॉइंट कुछ 2.8 या 2,800 केजीज पर हेक्टेयर होता है। तो ये क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि पर हेक्टेयर यील्ड कितनी है, यानी कि हमारे इंडिया में एक हेक्टेयर में कितना अनाज उग जाता है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं पूरे इंडिया में कितना हो सकता है, ठीक है। ये होता है क्या नापने का तरीका। ऐसा थोड़ी ना होता कि एक गेहूं गिना जाएगा तो बताएंगे कि भाई इंडिया में इतना प्रोडक्शन हुआ है। बहुत सिंपल तरीका है, बस ये देखा जाएगा कि एक हेक्टेयर में कितना यील्ड हो रहा है एवरेज, उससे पता चल जाएगा कि देश में इस साल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज द एवरेज आप समझ गए। व्हाट इज हाइब्रिड, व्हाट इज रस्ट? अच्छा, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? जब आप क्या करो, दो नेचुरल चीजों में कोई भी चीज हो, ठीक है, उसमें क्या कर सको कि उसका इंटरचेंज करके क्या करो, एक नई चीज बना दो, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। आजकल आप लोग न्यूज में देखते होगे ना, हाइब्रिड कार्स। हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं? हाइब्रिड कार्स वो कार्स होती है जो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम दोनों पे चल रही हो। तो हाइब्रिड कार्स क्या होती है? हाइब्रिड कार्स वो कार्स होती हैं जो कि आपके पेट्रोलियम और क्या कहते हैं, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चल रही हैं, ठीक। जो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चल रही होंगी उनको हाइब्रिड कार्स बोलते हैं। उसी तरीके से दो चीजों को मिक्स किया ना वहां पे, तो उसी तरीके से उसमें सीएनजी भी ले आओ तो वो भी हाइब्रिड में आ गया। तो उसी तरीके से क्या, अगर दो सीड्स है, दो टाइप ऑफ सीड्स है, दो वैरायटी ऑफ सीड्स है, उनको क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिया, उनके जीन्स में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक नई वैरायटी ऑफ सीड निकल आई, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, राइट। तो द क्रॉसिंग ऑफ टू वैरायटीज ऑफ सीड्स ऑफ द सेम फैमिली टू गिव अ न्यू सीड इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। समझ गए? अब समझ गए होगे, राइट। अब रस्ट, ये रस्ट क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन में अगर बोला जाए रस्ट क्या होता है तो आपको तो एक रस्ट पता है, कौन सा रस्ट? जो आपके आयरन में लगता है, ठीक है। उसी तरीके से एक रस्ट होता है, जब रस्ट आयरन में लगता है तो क्या होता है? आयरन को खराब कर देता है ना। वैसे रस्ट अगर आपका वीट में लग जाए तो वीट को भी क्या करेगा? पूरी तरीके से खराब। क्यों? क्योंकि रस्ट जो है वो क्रॉप्स में एक फंगस है, ठीक है। फंगस क्या होता है? फंगस जब कहीं पे भी लगता है वो पूरा एरिया को सड़ा देता है, खराब कर देता है। उसी तरीके से अगर रस्ट की बात करें तो रस्ट क्या है? रस्ट भी एक तरीके का फंगस है जो कि व्हीट क्रॉप में होता है। व्हीट क्रॉप में लगने के बाद वो व्हीट को पूरी खराब कर देता है, व्हीट क्रॉप को, ठीक है। नेम द एरिया ऑफ व्हीट कल्टीवेशन इंडिया एंड स्टेट व्हाई इट इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। अब बात करें कि इंडिया में कौन सा एरिया है जहां सबसे ज्यादा व्हीट होता है। ऊपर एक क्वेश्चन देख चुके हैं, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन बिकॉज पहली चीज क्या है, जो हमारा
वीट है उसको बहुत ही टेम्परेचर बहुत हाई नहीं चाहिए, तो लो विंटर टेम्परेचर और एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि क्या है, वीट एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो कि विंटर्स में होती है। तो अब यूपी में क्यों हो रही? यूपी में इसलिए हो रही क्योंकि पहली बात क्या, पहली बात यह है कि इंडिया में यूपी में क्या होता है, जब ठंडी पड़ती है तो टेम्परेचर कम होता है और वीट को कम टेम्परेचर में ही अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, वीट को पानी भी चाहिए और यूपी में आपको पता है बहुत रिवर्स है, बहुत पानी। ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से यूपी में क्या होता है कि आपका वीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी पूछते हैं क्रॉप्स की। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे जब आपका डिटेल लेक्चर आएगा। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिलेट्स? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना मिलेट्स, जो कि जिसको मिलेट्स को क्या बोलते हैं? ड्राई क्रॉप भी बोलते हैं, है ना? ड्राई क्रॉप ऊपर एक क्वेश्चन था, पढ़ा था। ड्राई क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एरियाज में भी उग जाती हैं जहां पे बहुत ही पानी कम हो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ड्राई क्रॉप्स। तो लार्ज नंबर ऑफ ग्रासेस ग्रोन ऑन द ग्रेन्स और फॉडर, सीड्स आर अराउंड एंड वेरी स्मॉल एंड ग्रो इन लार्ज नंबर ऑन शॉर्ट स्टॉक्स एट द टॉप ऑफ द स्टेम लाइक ज्वार बाजरा एंड रागी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरे की रोटी एंड रागी। ये क्या होता है? ये बहुत ही छोटे छोटे होंगे और इनके क्या होंगे? स्टेम्स में छोटे छोटे सीड्स लगे होंगे। इन्हीं को हम क्या बात देंगे? इन्हीं को सब पीस पीस के हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, यही मिलेट्स है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है कोर्स ग्रेन भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, कोर्स मतलब जो थोड़े बड़े टाइप के होते हैं ना, कोर्स ग्रेन्स होंगे। चलिए, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग रागी? रागी जो है वो कब होगा? रागी इज एन इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप इन द पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ग्रोन आइदर विद द ड्राई फार्मिंग टेक्निक और इरिगेटेड। अब हमको पता है ड्राई फार्मिंग टेक्निक का मतलब क्या है, क्योंकि हमको पता है ये एक ड्राई क्रॉप है, क्योंकि रागी एक मिलेट है। मिलेट एक ड्राई क्रॉप है, ड्राई क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वही है कि विच टेक्निक ऑफ फार्मिंग, तो कॉमन सेंस है भाई, कौन सी टेक्निक होगी? ड्राई फार्मिंग टेक्निक, है ना? टू विच कंट्रीज डज इंडिया एक्सपोर्ट मिलेट्स? इंडिया अपने मिलेट्स को कहा एक्सपोर्ट करता है? मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में। इंडिया क्या करता है? मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में अपना मिलेट्स को ट्रांसफर करता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन सी होती है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज वो जो अरेबियन कंट्रीज हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, और आपका येमेन हो गया, ओमान हो गया, इन सबको मिडिल ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं, है ना? तो मिडिल ईस्ट में जाता है और अफ्रीकन कंट्रीज में भेजता है क्या? अपना मिलेट्स। चलो, वेयर आर द पल्सेस ग्रोन इन इंडिया? अब बात करें पल्सेस, याद रखिए पल्सेस जो होती है जिनको दाल बोलते हैं, तो दाल क्या है? खाली हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? आई थिंक क्लाइमेट में ही पढ़ा था या नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ा था कि जो पल्सेस होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट होती है। उनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो पर्टिकुलर एरिया में अगर लगाया जाएगा तो वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को वापस से जमीन में डाल देंगे, फर्टिलाइजर भर देंगी खुद ही। तो पल्सेस क्या है? खाली हमारे लिए, मतलब दाल खाली हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, दाल एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छी है। दाल क्या करेगी? उस पूरे एरिया को, उस पूरे खेत को क्या कर देगी? वापस से फर्टाइल कर देगी। ठीक है, तो पल्सेस आर ग्रोन मेनली द फॉलोइंग स्टेट्स। कहां कहां पे सबसे ज्यादा? अगर बात करें सबसे ज्यादा तो बोला जाए तो शायद एमपी में है, फिर यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब में भी होता है, मगर एमपी में भी होता है। ठीक, एमपी में सबसे ज्यादा ये दलहन होती है। व्हाट इज पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट? ठीक है, बाजरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्ल मिलेट बोलते हैं। रागी जिसको हम फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। व्हाट इज वाई इज अरहर कॉल्ड अ ड्राई क्रॉप? अरहर आप लोग दाल खाते हो ना, जिसको येलो दाल बोलते हैं आप लोग। ठीक है, या तूर बोलते हो। ठीक है, तो येलो जिसको बोलते हैं ना, येलो दाल, तो उसको बोलते हैं ड्राई क्रॉप। क्यों बोलते हैं ड्राई क्रॉप? अरे भाई हमने पढ़ाई है कि भाई ड्राई क्रॉप वो क्रॉप होंगी जिनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी, और हम लोग ने पढ़ा कि पल्सेस जो होती है वो ड्राई क्रॉप होती है। तो पल्सेस ही तो है ये, है ना? तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार। क्यों? कि भाई ये वो क्रॉप होंगी जिनको बहुत ही कम, इट इज सेल्डम इरिगेटेड, बहुत ही कम समय, एक ही दो बार क्या होगा? पानी दिया जाएगा। और आप तो, हम तो ये कहेंगे जब लगा रहे हो बस उस समय पानी दे दो, उसके बाद बहुत ही कम, आई थिंक आपको मानसून में वाली बारिश हो जाए वो भी बहुत इनके लिए पानी बहुत जरूरी नहीं होता। ठीक है, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ ग्रोइंग शुगर केन? अगर बात करें कि भाई शुगर केन, देखिए शुगर केन बहुत तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे बेस्ट क्या है? ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड है रटून क्रॉपिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ ग्रोइंग शुगर केन बिकॉज दिस मेथड इज लेबर सेविंग, डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैच्योर्स अर्ली। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो ये लेबर सेविंग है, इसमें आप क्या होगा? आपका लेबर जो होंगे, मतलब कि एक तरीके से बोले कि आपको बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगा,
प्लस मैच्योर बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अभी टाइप ऑफ क्रॉपिंग में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी क्वेश्चंस में भी आएगा कि और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, ये सारी क्रॉपिंग एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नाउ विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग शुगर केन। शुगर केन जो होगा वो उस एरिया में होगा जहाँ पे बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन मीडियम होगा, लूमी सॉइल होगा, या फिर लाइक जिसमें ऐसा सॉइल हो जिसमें क्ले मौजूद हो। क्यों? क्योंकि क्ले की प्रॉपर्टीज होती है, हम लोगों ने पहले पढ़ा सॉइल में कि क्ले जो होता है, क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वाटर को अपने साथ रखने की। तो अगर आपका शुगर केन लगा है और क्ले लगा हुआ है, क्ले की सॉइल है, क्ले सॉइल है, जैसे ऐसी सॉइल जिसमें क्ले कंटेंट है, तो क्या करेगा, पानी को ऊपर ही मेंटेन रखेगा। पानी को ऊपर ही मेंटेन रखेगा तो क्या होगा, शुगर केन को लगातार पानी मिलता रहेगा। तो क्यों कि जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ये सारी क्रॉप जो है इन सबको बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है, नाउ डिफाइन द टर्म मोलासिस। ठीक है, मोलासिस क्या होता है, ये शुगर केन का ही एक बाय प्रोडक्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ डार्क ब्राउन सिरप दैट ड्रेन्स फ्रॉम द शुगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल अल्कोहल, फर्टिलाइजर्स, रम एंड ईस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें मोलासिस क्या है, ये जब आप शुगर बना रहे होंगे तो एक डार्क लिक्विड निकल रहा होगा, उस डार्क लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलासिस बोलते हैं। सिरप टाइप का होता है, इससे क्या बनता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनता है। हाँ, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, फर्टिलाइजर भी बन सकता है, और रम जो लोग पीते हैं ना, रम को एक एज अल्कोहल, तो वो भी, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कह सकते हैं ये मोलासेस होता है, राइट। विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज द रिसर्च इन शुगर केन इंडस्ट्री। तो देखिए कहां पे रिसर्च सेंटर बनाया गया है। एट प्रेजेंट शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर कंडक्टेड रिसर्च इन शुगर केन। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आएगा नहीं, बट ऐसा जनरल के लिए आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ग्राउंड नट, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, आप मूंगफली खाओगे, राइट। मूंगफली तो आप पूरे साल ही खाते हो, बट ठंडी में ज्यादा खाते हो। तो आपको पता है सबसे ज्यादा कहां पे होता है, गुजरात। जी फॉर ग्राउंड नट, जी फॉर गुजरात, जी जी हो गया आपको याद। ठीक है, दोबारा कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो आपका ग्राउंड नट है वो कहां सबसे ज्यादा होगा, गुजरात में। ठीक है, मेंशन 4 मेन यूजेस ऑफ ग्राउंड नट। अरे भाई आपको नहीं पता है क्या, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या पहली चीज क्या है, यूज, आप खा रहे हो तो ठीक है, इससे आप वनस्पति घी बना सकते हो, है ना, घी बन सकता है। वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वनस्पति घी बनता है ना, ग्राउंडनट ऑयल आप लोग खाते होगे जब ना कभी कभी। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग सोप, सोप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज यूज एज ईटन रॉ और रोस्टेड, आप इसको मूंगफली बना के खा सकते हो। ठीक है, फिर इट्स ऑयल केक इज यूज फॉर कैटल फीड, जब आप इसको पीस देते हो, मतलब कि मान लो आपका ग्राउंडनट क्या है, आपने पीस दिया, उसमें से ग्राउंडनट ऑयल निकाल लिया, जो बाद में बचता है उसको बोलते हैं ऑयल केक। ठीक है, उसको क्या करोगे आप, जानवरों को दे सकते हो, तो ये कैटल फीड की तरह काम करता है। तो ये 4 यूजेस हो गए। ठीक है, मेंशन द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सीसम। सीसम क्या है, ये भी एक तरीके का ऑयल सीड है। ठीक है, ये क्या, थ्राइव बेस्ट इन द लाइट एंड सैंडी सॉइल, ऑल्दो सम वेराइटीज ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल, इट ग्रोस विद इन 3 to 4 मंथ। ठीक है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन पूछा जाए तो सारी सॉइल्स का क्लाइमेटिक कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी एक सॉइल का पूछ लिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर व्हीट राइस सब लोग याद कर लेते हैं, बट कभी कभी इनका भी पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट रियलिटी क्या है भाई, सारी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है ना। आपके लिए, मेरे लिए मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप इंपॉर्टेंट नहीं होगी जो मैं नहीं खाता हूँ, बट किसी और के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो सारी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज है। तो ये हर क्रॉप का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लाइमेटिक कंडीशन याद करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक है, आपको 1-2 बार बुक्स देखनी है, 1-2 बार हमारा लेक्चर देखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। आप 2-3 बार जैसे पढ़ोगे, प्री बोर्ड आते आते आपको ये एकदम दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात, राइट। चलिए, मेंशन द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग कैस्टर सीड। कैस्टर भी एक क्या है, कैस्टर एक ऑयल है। ठीक है, कैस्टर सीड से कैस्टर ऑयल निकलता है, आप लोग देखेंगे शॉप में मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया ऑयल होता है ये। ठीक है, तो कैस्टर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कैस्टर सीड्स इन द वर्ल्ड। स्टेट वेदर लिंक्ड, सॉरी, लिंसीड इज अ खरीफ और अ रबी क्रॉप, एंड नेम द स्टेट वेयर लिंसीड। लिंसीड भी ये क्या है, ऑयल सीड है। ठीक है, और ये क्या है, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मतलब हम पढ़ चुके हैं, रबी क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर्स में लगाई जाएंगी, और उधर क्या कहते हैं, मार्च में के आसपास क्या करेगा, इसका हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एक्सटेंसिव ग्रोन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है ये। ठीक है, नाउ डिफाइन द टर्म ऑयल केक। अभी हम लोग ने पढ़ा था ऑयल केक क्या होता है। ऑयल केक वो रेसिड्यू होता है जो कि बचता है जब आपका ऑयल सीड क्या हो जाता है, पूरी तरीके से प्रेस हो जाए, और बाद में क्या बचता है, खाली वो
एक टुकड़ा बचता है उसका एकदम पिसा हुआ एकदम, जिसको हम क्या करते हैं केक की फॉर्म में बना के गाय को या जानवरों को दे देते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, फली बोलते हैं, है ना। इसी तरह खाली इसका ग्राउंडनट का ऑयल केक नहीं आता है, आपका शुगर केन का ऑयल केक भी आता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, जानवरों को भी दिया जाता है वो, ठीक है। नाउ विच स्टेट आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, अगर हम बात करें कोकोनट, तो कोकोनट के सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कहाँ होंगे, कॉमन सेंस है साउथ, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, देखिए सारे साउथ के हैं, या जितने सी के आसपास होंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, कोकोनट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक। नेम द टाइप ऑफ सॉइल आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब देखिए कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाया है पहले ही सॉइल वाले चैप्टर में कि किस सॉइल को बोलते हैं कॉटन सॉइल, कौन सी सॉइल को बोलते हैं कॉटन सॉइल, भाई ब्लैक सॉइल को तो बोलते हैं कॉटन सॉइल, पढ़ाया था कि नहीं, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। तो नेम द सॉइल, तो कॉटन थ्राइव्स इन द लाइट वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल रिच इन द लाइम ऑफ द ब्लैक और ब्लैक, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, अगर आप ये नॉर्दर्न प्लेन में रह रहे हो और आपकी सॉइल जो है वो एलुवियल है और आप कॉटन लगाना चाहो तो कॉटन नहीं लगेगा, भैया लगेगा, मगर जो बढ़िया थ्राइव मतलब बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन जो होगा वो ब्लैक सॉइल में होगा, ठीक है। एंड ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द स्टिकी ऑयल ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन, जो ब्लैक सॉइल होगी वो बहुत ही आइडियल है किसके लिए, आपके कॉटन कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लैक सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को रिटेन रखता है, वाटर को रिटेन रखता है अपने साथ, अपने साथ रिटेन रखेगा तो क्या होगा, अपने साथ जब रिटेन रखेगा तो क्या बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी ऊपर ही रहेगा तो आपकी क्रॉप को पानी मिलता रहेगा रेगुलर, ठीक है। चलिए, कॉटन इज सोन फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर टू मार्च, सॉरी ये तो आंसर ही पढ़ लिया। मेंशन द मंथ इन विच द कॉटन इज सोन, कौन से मंथ में लगाया जाता है, अप्रैल टू अगस्त में लगाओगे, और कब हार्वेस्ट कर दोगे, अक्टूबर टू मार्च में आप हार्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। अगली बात करें, मेंशन द स्टेट वेयर कॉटन इज प्रोड्यूस, अरे भाई जहां जहां पे ब्लैक सोल होगी वहां सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होगा, तो कॉटन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होगा, आपको पढ़ा है कि ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र कर्नाटक, भाई अगर हम बताएं, अगर हम देखें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भाई ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, ब्लैक सॉइल देखा जाए अगर इसको देखा जाए, ये है, अगर रफ डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में तुमको क्या दिखती है, ब्लैक सॉइल मिलती है ना, ब्लैक सॉइल भी मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्टली आपको यहाँ मिलेगी डेक्कन प्लेटू के आसपास, है ना, उसके बाद थोड़ी थोड़ी यहाँ नीचे भी आपको मिलेगी, तो ये क्या, ये एरिया है आपके ब्लैक सॉइल का, तो वही तो लिखा है कि भाई गुजरात, सॉरी ब्लैक सॉइल यहाँ पे भी है, ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, सॉरी कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया और तमिलनाडु हो गया, ठीक है। इन एरियाज में क्या मिलेगा आपको, ब्लैक सॉइल मिलेगी और यहीं पे आपका कॉटन प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। गिनिंग, गिनिंग अब नाम से तो चल रहा है गिनिंग, ठीक है, ये वो गिनना वाला नहीं, गिनिंग, गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम द सीड्स। आप क्या करते हो, आप जब कॉटन देखते हो, कभी देखना कॉटन का, तो जो पेड़ होता है उसमें आप देखोगे वो ऐसे फूल जैसा होता है, उसमें से कॉटन जब निकालते हो उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो उस सीड्स को बाहर निकालना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। वाई कॉटन बॉल मस्ट बी पिक्ड इमीडिएटली, कॉटन बॉल्स को तुरंत के तुरंत क्यों निकाल देना चाहिए, क्यों, जैसे आपको लगे कि भाई कॉटन हो गया है, मतलब कि वो एकदम ड्राई हो गया, बस उसको तोड़ना है, तो इमीडिएटली, अदरवाइज देयर इज अ रिस्क ऑफ कॉटन बीइंग रेन्ड बाय रेन, फॉग, डस्ट एंड पेस्ट। अब देखो कि उसमें क्या है, एक तो पहली बार डस्ट लग जाएगा, मिट्टी आ जाए, मिट्टी बैठ जाएगी, बारिश होगी तो एकदम फाइबर पूरा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पेस्ट। अगर आपने कुछ दिनों तक उसको लगा रहने दिया उसी पेड़ पे ही, तो आप देखोगे उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फाइबर है भाई, उसमें वो अपना घर बना लेंगे, तो वही चीज है, तो आपको इन सब से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको तुरंत जैसे आपको लगे कि भाई तोड़ने का समय आ गया, काट लीजिए। अब आता है वाई इज जूट कॉल्ड गोल्डन फाइबर, भाई जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, क्यों, पहली चीज क्या है, एक तो उसका कलर क्या है, एकदम गोल्डन कलर है, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हाई कैश वैल्यू, जैसे बेचोगे वैसे पैसा मिलेगा, ठीक, हाई कैश वैल्यू, समझ गए कि नहीं। तो अब जैसे आप हैं, आप बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो जाए, आगे चल के आगे बढ़े, पैसा कमाए, तो आप क्या हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप अपने घर के क्या हो जाएंगे, गोल्डन चाइल्ड, क्यों, क्योंकि आपकी क्या हो जाएगी, हाई वैल्यू। उसी तरीके से ना, तो उसी तरीके से हमारे जूट भाई साहब हैं, जूट भाई साहब क्या है, वो हैं
गोल्डन फाइबर क्यों? पहली बात उनका कलर वैसा है, दूसरी चीज क्या है, उनकी कैश वैल्यू बहुत हाई है। सॉरी। हाउ इज जूट फाइबर ऑब्टेन? अगर बात करें जूट फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है, ये एक जूट प्लांट के इनर बार्क में होता है। बार्क तो आप लोगों को पता होगा ना, वो जो बार्क होती है ना, डंडी जिसको बोलते हैं, टहनी, उसके अंदर होता है, जो कि एक सॉफ्ट और स्ट्रांग होता है। और जब उसको निकाला जाएगा वो बहुत ही लंबी गुड लेंथ होगा, ठीक है। उसका कोर्स फैब्रिक इज वोवन फ्रॉम इट्स फाइबर। आप लोग देखते होगे ना, वो जो ब्राउन कलर की बोरियां होती हैं, ठीक है, वो जूट से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये जूट होता है, क्योंकि उसको जब आप आपस में गुथ लोगे तो बहुत ही स्ट्रांग रस्सी और बोरी बनती है, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली द व्हाट इज मेंट बाय रेटिंग। अब रेटिंग क्या है? रेटिंग इज द मेथड बाय विच जूट फाइबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेम बाय सबमर्जिंग इन अ फ्लोइंग वाटर फॉर 20-25 डेज एंड देन इट इज ड्राइड इन द सन। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप जूट के प्लांट को तोड़ लेते हैं, फिर उसको पानी में भिगोते हैं 20-25 दिन के लिए, ठीक है, वो एकदम फूल जाएगा, तो उसमें से आप आराम से क्या कर सकते हो, जूट फाइबर को निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, पहले एक तरीके से उसको पहले फुलाया, खूब दिन तो पानी में रखा रहा, फिर उसको एकदम धूप में रख दिया, तो एकदम से श्रिंक हो जाएगा, तो आप आराम से निकाल लोगे जूट फाइबर, ठीक है। Now what do you understand by मीस्ता? मीस्ता इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर जूट, ठीक है। मिस्ता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टा क्या है? मिस्टा एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जूट का। इट इज अ कोर्सर फाइबर फॉर गनी बैग्स, ठीक है। इंफीरियर टू जूट इन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, इट टॉलरेट ड्रायर कंडीशन एंड इज ग्रोन मोर और लेस इन सेम एरिया। जहां पे आपका जूट उगाया जाएगा वहीं पे आपका मेस्ता उगाया जाएगा, बट जूट से टक्कर नहीं ले पाएंगे, क्यों? जूट भैया हमारे हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है, तो जूट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेंशन द एरियाज वेयर जूट इज कल्टीवेटेड, नेम वन एरिया वेयर इंडिया इन जूट इज कल्टीवेटेड। याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यहाँ पे भी होगा, मगर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। और खाली इंडिया में नहीं, ये बांग्लादेश में भी बहुत होता है, ठीक है, जूट। समझिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है। अगर हम खाली नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर खाली नॉर्थ इंडिया की बात करें, रफ डायग्राम में बात करें, तो क्या है, ये आपकी गंगा रिवर है, ठीक है, और ये यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र निकली, तो ये इस जगह पे, क्या इस जगह पे उनका सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में क्या बनता है, सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन होता है, वो हमारे वेस्ट बंगाल में भी होता है, ठीक है। और तो ये एरिया क्या है, जूट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये मैपिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चल, मेंशन द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ जूट, ठीक है। इंडिया क्या है, वर्ल्ड में सबसे सेकंड रैंक पे है, किसमें? प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट पे, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मार्केटेबल टी? अब टी की बात करें, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जब आपको क्या होता है, चाय चाय पत्ती, आप है ना, चाय पत्ती को क्या करते हैं आप, बेचने तक क्या करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं? तो पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है प्लकिंग। आप प्लक करोगे, ऐसे तोड़ते हो ना पत्तियां, देखते हो वो चाय के बादाम में ऐसे तोड़ के पीछे रखते रहते हैं, प्लकिंग। फिर विथरिंग, फिर रोलिंग, फर्मेंटिंग, ड्राइंग एंड कटिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, टेस्टिंग एंड पैकिंग। ये 4-5 तरीके होते हैं, ये सब के सब, ये सारे ऑपरेशन क्या होंगे, ये किए जाएंगे, तब आखिरी में आपके घर में क्या आएगी, चाय पत्ती आएगी, ठीक है। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो अब ये बस समझ लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, ये समझ लीजिए कि आपको ये क्या कहते हैं, ये सारे प्रोसेस, ये ऑपरेशन आपको पता है कि नहीं, आप लोगों ने कभी सुने भी हैं, नहीं सुने तो भाई पढ़ने का समय आ गया है, राइट। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट की बात करें, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? अगर बात करें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, असम, है ना। अच्छा हाँ, अगर आप इसकी बात करें तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इसको क्या है कि अगर हम इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो यही हो जाएगा 5-10 मिनट का, तो वो हम क्या करेंगे, वो जो वन शॉट वाला वीडियो का उसमें हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, राइट। अभी आप बस ये समझो कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपने कभी ऐसा तो नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं क्वेश्चन। नाउ विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? तो असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। असम में सबसे ज्यादा क्या होता है, चाय पत्तियां उगाई जाती है। चलिए, मेंशन द कंट्री वेयर द टी इज एक्सपोर्टेड। इंडियन टी कहाँ होता है, 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, 80 देशों में क्या कर रहे हैं हम लोग, टी अपनी चाय पत्ती बेच रहे हैं,
क्योंकि बहुत जगह जाती है, जैसे यूके, अब होता ना इंग्लिश लोग ही नहीं ब्रिटिशर्स ने तो टी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और वही को अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, टी बेच रहे हैं अपनी। तो यूके, रशिया, ठीक है, सूडान, अफगानिस्तान, यूएसए, इन सारी जगह पे यूवी यूएसए जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी चाय पत्ती बेच रहे होते हैं। ऑन स्टेट एनी टू फैक्टर्स दैट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ टी। कौन से दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है, कौन सी दो चीजें बहुत जरूरी हैं आपके टी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। टी के ग्रोथ के लिए कौन सी दो चीजें जरूरी हैं? पहली चीज क्या है, माउंटेन स्लोप। दूसरा है कि टेम्परेट रीजन। मतलब माउंटेन स्लोप क्यों, कि माउंटेन स्लोप पे जब आप टी लगाओगे तो क्या होगा, जो बारिश का पानी होगा, पहली बात तो, या कोई भी इरिगेशन करेंगे आप, तो क्या होगा, पानी पहली बार वहां रुकेगा नहीं और वो बह जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पानी जमा होने वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जो कि आपके प्लांट को खराब कर देगी। दूसरी चीज क्या है, इसको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेट रीजन, टेम्परेट क्या है, ठंडा टेम्परेचर भी मिल जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए असम में ये बहुत होता है। असम में आपको पता है, ऐसा नहीं पानी नहीं चाहिए, पानी भी रेगुलर मिलता रहेगा और पानी पूरा रुकेगा भी नहीं, बहता भी रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक स्लोप स्लोप मिल गया। दूसरी चीज क्या, आपको टेम्परेट रीजन मिल गया, ठीक है। चलिए, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? ठीक, गिव टू क्लाइमेटिक कंडीशन दैट फेवर द क्लाइमेट कल्टीवेशन ऑफ कॉफी इन दैट स्टेट। अब देखिए, याद रखिएगा, हमने पहले भी बोला था कि क्लाइमेटिक कंडीशन हर क्रॉप का इंपॉर्टेंट है। टी, कॉफी, राइस, व्हीट, ये तो आपके टिप पे होने चाहिए। शुगर केन, ठीक है, पल्सेस, ये 3 4 5 है जो आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, क्या कर्नाटका जो है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या बनाता है, कॉफी, ठीक है। कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स का नाम सुना होगा आप लोग ने, हम लोग ने पढ़ा था मिनरल चैप्टर में भी, ठीक है, मिनरल चैप्टर में भी पढ़ा था कि कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, कॉफी कल्टीवेशन मिलेगा। और क्या क्या होता है कल्टीवेशन के लिए सुटेबल क्लाइमेट? पहली बात, आपको रेनफॉल चाहिए किसके बीच में, 125 टू 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर चाहिए 18 टू 27 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई, कि जो जो भी एरियाज सी के पास होंगे वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, कि जैसे सी है और यहाँ पे आपका कर्नाटका है, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटका है, तो आपको पता है कि ये सी के पास होगा, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट होगा आपका मॉडरेटिंग, है ना। मॉडरेटिंग मतलब ना बहुत हाई ना बहुत लो, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, ना बहुत हाई ना बहुत लो, इसी के आसपास रहेगा। और इसी के आसपास रहेगा तो यहाँ पे आपकी क्रॉप बहुत ही अच्छी हो जाएगी कॉफी की, समझ गए। तो इसलिए क्या है, हर चैप्टर आपका क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ताकि आप अगर पहले चैप्टर में जो पढ़ा था उसको लिंक करो, इस चैप्टर में याद करो और उसको पूरा बनाओ और आपके सारे पॉइंट्स तैयार, ठीक है। चलिए, व्हेन डिड द रबर प्लांटेशन स्टार्ट इन इंडिया? इंडिया में रबर प्लांटेशन कब से हुआ, 1902 में, ठीक है। इन रब कर दे रहा, इन विच फॉर विच द सीड्स वर ब्रॉट फ्रॉम ब्राजील। इंडिया में कहां से आया था, इंडिया में जो आपका रबर आया था वो ब्राजील से आया था, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो वहां से क्या आया था, इंडिया में रबर के सीड्स आए थे। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ रबर? इंडिया में कैसी सॉइल चाहिए, या रबर के लिए कैसी सॉइल चाहिए? रबर के लिए ऐसी चाहिए, रबर रिक्वायर्स डीप, रिच एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल और द लेटराइट सॉइल, मतलब कि ऐसी सॉइल जो है कि बहुत गहराई में जाए, ठीक है, मतलब गहराई में उसके रूट जा सके, ठीक, वेल ड्रेन्ड, जिसमें बहुत बढ़िया पानी इरिगेशन हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी क्या होगी, ग्रोथ ऑफ रबर बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ व्हिच क्रॉप इन इंडिया रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन? अगर हम बात करें कि इंडिया में ऐसे कौन, अच्छा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें आप पर्टिकुलर प्लांट एक एरिया में लगाते हो, ताकि उसका आप क्या कर सको, कमर्शियल यूज कर सको, उससे आप पैसा कमा सको, ठीक है, ये इसको समझो प्लांटेशन। अगर मान लो आपने क्या किया, आपने अपनी एक जमीन ली और उस जमीन पे क्या किया, एक ही टाइप के क्रॉप्स लगाए, या एक ही टाइप के क्या लगाए, प्लांट लगाए, जो कि आगे चल के आपको क्या करने वाले हैं, फायदा देने वाले हैं, मॉनेटरी बेसिस, पैसे के नाम पे, तो उसको बोलेंगे प्लांटेशन फंड, राइट। तो क्या होता है, इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल रबर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लाइन से सारे नेचुरल रबर के प्लांट्स लगा देते हैं लाइन से, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लांटेशन भी हो गई और किसकी हुई, नेचुरल रबर की। चलो, मेंशन द मेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रबर। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होगा? याद रखिएगा, ऐसी रिवर, ऐसा प्लेस चाहिए, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, जिसको रेगुलरली क्या मिलता रहे, बारिश मिलती रहे। और हमने पढ़ा है क्लाइमेट चैप्टर में, सबसे पहले बारिश इंडिया में कौन, सबसे पहले और सबसे बाद में बारिश कहाँ से जाती है, कौन से स्टेट से? केरला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मानसून आएगा और जब जाने लगेगा तब भी यहाँ से जाएगा, मतलब बारिश तो होनी ही होनी है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इस एरिया में
क्योंकि मानसून आएगा तब भी बारिश होगी, मानसून जाएगा तब भी बारिश होगी। ठीक है, तो रबर सबसे ज्यादा होगा आपका पेनिनसुला, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरला में होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या कर लिया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना। अब क्या होगा कि हम लोग देखेंगे अब शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट।